प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज भारत सरकार द्वारा राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 1 जुलाई 2024 से जो आप लोगों के लिए 3 नई संहिताएं 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद प्रवर्तनकारी तिथि के लिए प्रतीक्षारत थीं, उस प्रतीक्षा को विराम लगा और आप लोगों के लिए सुनिश्चित हो गया कि वह प्रवर्तनकारी तिथि 1 जुलाई 2024 भारत सरकार ने अनुमन्य कर दी है। आज के वीडियो में आपसे इन मुद्दे पर कि जो ये तीनों अधिनियम हैं, इनके क्रियान्वयन, इनके पढ़ने, याद करने, प्रयोग करने, परीक्षा में पूछे जाने, तमाम तरीके की संभावनाओं, कसमकस भरे सवालों पर चर्चा पर केंद्रित वीडियो होगा। ये आप लोग ध्यान से सुने। पहली बात, कुछ भी हम इसमें कहें, आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप पैनिक ना हो, घबराएं नहीं। ये कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। शुरू में ऐसा लगा था। कोई भी चीज़ जब आप नई एंट्री करते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि ये बात उसको समझ में आएगी जो खेती बाड़ी का काम करते हों। मान लीजिए कोई अचल संपदा आपने जुताई के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए अपने इलाके से दूर, कहीं दूर, जिसको ग्रामीण क्षेत्र में पाही बोला जाता है, दूर दूसरे गांव में ली। आपको वहाँ अपना व्यक्तिगत ना सिंचाई की सुविधा है, अपने पर्सनल बाजू बाजू है, लेकिन आपका नहीं है। वो आपने ज़मीन ले ली। अब आप जब पहली बार वहाँ खेती करने जाते हैं तो हर तरीके की मुश्किलात से आप खुद निपटते हैं, लेकिन जब पाते हैं कि एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब उस पर आप सब कुछ सेट कर ले जाते हैं, सेट करने तक की दिक्कत है। आपको ऐसा कभी कभी आएगा कि हमारा पाही वाला खेत जो है सबसे बढ़िया है, उतना बढ़िया, उतना अच्छा, उतना ठीक हमारा गोएडहरे वाला नहीं है। गोएडहरे वाले का मतलब जो घर के बिल्कुल पास है। चकबंदी अधिनियम में इसी पाही वाली ज़मीन को गोएडहरे लाया जाता है, अपने बड़े चक के पास एकत्रित किया जाता है। 3 चक पे से ज़्यादा चक इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये सब आप चकबंदी अधिनियम में पढ़ते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि पाही पर, यानी दूर होने के बावजूद भी वो आपको अपने से बेहतर लगा? तो ऐसे यह है, ये कानून भी ऐसे है। हमने शुरुआत में देखा था कि अगर भाई विधितः बहुत बारीकियां होंगी बदलाव में, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यहाँ मात्र ढांचा बदला गया है। जैसे पुराने पिलर पर खड़े हुए मकान के मोटे मोटे पिलर छोड़ दिए जाएं और सारे पावे बदल दिए जाएं। क्या हुआ है, सेक्शन के अंदर के कंटेंट वही या तो निरस्त कर दिए गए हैं। वो सेक्शन जिनमें ब्रिटिश हुकूमत के बारे में, राष्ट्रमंडल राष्ट्र के बारे में या ब्रिटेन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में कुछ भी शब्द चिन्हित था, जिसमें ब्रिटेन के अवशेष, ब्रिटिश कानून के अवशेष वर्तमान थे, उन सबको हटाया गया है। बाकी वो पुराने विधि संहिता जो आप में ऑलरेडी साक्ष्य विधि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और आईपीसी के जगह पर जो चीज़ें आपके साथ सामने आ गई हैं, उसमें केवल धारा नंबर बदला है। आपको करना क्या है, पुराना वाला हटाना नहीं है, कभी फेंकना मत, घटना चक्र हटाना मत। ये उस स्थिति में आपको बहुत उपयोगी जान पड़ेंगी जहाँ जहाँ आप एविडेंस में, सीआरपीसी में, आईपीसी में लिख पढ़ रहे हैं। वहाँ इतनी जगह जरूर होती है कि इस सेक्शन का मतलब नए में ये था, पुराने में ये हो गया है। हर अपने पर्सनल नोट्स में समय निकाल के 1-1, 2-2 दिन कर दे के पूरा निपटा दीजिए इसे। समस्या खत्म हो गई। काहे घबराना इससे कि अरे सर नए का आएगा, पुरान का आएगा, चाहे जो आए, दोनों से निपट लेंगे। ये किया जा सकता है। मैं तो अब जो एविडेंस की क्लास चला रहा हूँ उसमें इतना जरूर बच्चों को हर सेक्शन में बोल रहा हूँ कि नए में इसका क्या प्रोविजन है। अब तो ये लागू भी हो गया है। तो ये बात छोटी सी तो आपको समझ आ गई होगी। दूसरी बात,
क्या वो अभी तुरंत के होने वाली परीक्षाओं में नया एक्ट लागू हो जाएगा जो पूर्व से शोर मचाया गया? अब यह बात विधिता बाध्यकारी हो जाएगी 1 जुलाई के बाद। लेकिन ध्यान रहे, ये बाध्यकारी तो है, लेकिन विधायिका अगर इसमें सुस्ती दिखाती है, जिसको क्रियान्वित करना है वो संस्था जो परीक्षा नियामक संस्था होती है, जैसे झारखंड जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं, ऑलरेडी पुराने आईपीसी पुरानी जो वर्तमान में चल रही है यही थी, उसी पे देना है। हमसे कुछ बच्चों ने फ़ोन किया कि यूपी की जो वैकेंसी आने वाली है सर, क्या उसमें ऐसा हो सकता है? ऐसा डायरेक्ट कह पाना कि नहीं हो सकता है असंभव इसलिए है क्योंकि अभी विज्ञापन आया नहीं हुआ है। लेकिन एक जगह कहा जा सकता है, उच्चतर न्यायिक सेवा का जो संक्षिप्त विज्ञापन आया है उसमें विषय परक बातें मेंशन नहीं है, केवल संक्षिप्त नोटिफिकेशन है, सिलेबस वाला हिस्सा दबा हुआ है। अगर 15 मार्च को कोई अतिरिक्त कारण नहीं हुआ तो यहाँ भी पूरी गुंजाइश है कि पुराना अधिनियम जो झारखंड में आप दे रहे हैं वही सेम बाय सेम यहाँ भी प्रकाशित हो जाए। क्यों? 2 बातों को महत्वपूर्ण ढंग से समझ लीजिए। बार बार किसी से पूछने, जांचने, तर्क वितर्क करने से पहले, किसी भी स्टेट में अगर सिलेबस में बदलाव करना है तो उस स्टेट की असेंबली से उसे पास करवाना है। अगर वह असेंबली द्विसदनीय है, जैसे अपना यूपी है, विधान परिषद भी है, तो दोनों से पास करवा करके वो कानून बनता है और फिर वो रिकमेंड होता है माननीय उच्च न्यायालय को। अगर उच्च न्यायालय के मातहत परीक्षा होनी है जैसे एचजेएस, और अगर स्टेट लेवल पे ही परीक्षा हो रही है तो एपीओ या जे के लिए जैसे अपने यूपी में। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जूनियर डिवीजन की भी परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय ले रहा है, तो वहाँ ये जो सूचना सरकार के द्वारा अधिसूचित की जाती है अकेले अकेले हाई कोर्ट नहीं करेगा, वो असेंबली से पास होने के बाद ही वो कानून बन पाता है, यानी वो लागू हो पाता है। तो अब इतनी फुर्ती अगर किसी स्टेट में हो जाए कि मान लीजिए 1 जुलाई 2024 के बाद ही विज्ञापन आ रहा है, तो सरकार, क्योंकि ये विधिता बाध्यकारी अवमाननाकारी फैसला हो जाएगा, इसलिए ऐसा हो सकता है जो सरकार इसके प्रति ज़्यादा संजीदा होगी, संवेदनशील होगी, गंभीर होगी, विधि के सलाहकारों के चलने वाली होगी, वह 2 महीना डिले कर देगी वैकेंसी, लेकिन प्रस्ताव पहले सिलेबस का पास करवा देगी। और ये संशोधन जो हुआ है उस संशोधनकारी, क्योंकि सब्जेक्ट के नाम वही नहीं है, ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये सब परिवर्तित करके एक अधिसूचना जारी होगी और वो अधिसूचना परिवर्तित होकर के हाई कोर्ट के कार्यालय हाई कोर्ट में आएगी। हाई कोर्ट तब उसको अपने नोटिफिकेशन में तिथि के आधार पर वो अधिसूचना का पत्रांक, डेट सब मेंशन रहेगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए जो ये 30 वकालतनामा के लिए प्रस्ताव पास करवाया गया, रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के नियमावली के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी, उस मंजूरी के बाद ही तो ये बवाल मचा हुआ है। तो यहां बवाल का तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन 1 जुलाई के बाद स्टेट गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी अगर कमीशन के माध्यम से या उस स्टेट का उच्च न्यायालय अपने यहाँ से वैकेंसी निकालता है तो उसकी एक अनिवार्य बाध्यता हो जाएगी कि वह यह प्रस्ताव पास करवा के उसको सिलेबस में बदलाव कर दे, अन्यथा विधिक त्रुटि पर उसको परिणाम क्या झेलना पड़ेगा। अगर पुराने सिलेबस के आधार पर वो कोई नोटिफिकेशन लगाएंगे तो सुओ मोटू क्वेस माना जाएगा, क्योंकि राज्य केंद्र सरकार की विधायिका ने, होम मिनिस्ट्री ने, राष्ट्र के प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कार्यपालिकीय आदेश स्तर पर जारी किया है जो पूरे देश पर लागू होगा। यानी जब आपसे नए अधिनियम के तहत यानी 1 जुलाई 2024 के बाद कोई वर्डिक्ट, कोई दिशा निर्देश, कोई अपराध कुछ भी हो, चाहे पुलिस स्तर पे, कांस्टेबल स्तर पे, डीवाईएसपी स्तर पे, पुलिस विभाग में कितना भी सीनियर ऑफिसर हो, आईपीएस, डीजीपी, एसएसपी, पुलिस कमिश्नर, ये सब प्रक्रियाएं, यहाँ की जो पुलिस की भर्ती हो रही है, जैसे योगी बाबा ने आज देखिए पेपर निरस्त किया और 6 महीने का समय दिया है। 6 महीना अगर आज से आप टोटल करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल,
फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ गया कि नहीं आ गया? यानी अगस्त तक वो स्थिति आ जाएगी कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो आईपीसी पढ़ के लोग जा रहे हैं, ट्रेनिंग में जब वो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है उनको दरोगा की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, उसमें जो ट्रेनिंग उनको करवाई जाएगी अब वो नई संहिता पे ही होगी। हमें अपुष्ट जानकारी यह भी मिली है कि हर उच्च न्यायालय को एक विशेष फरमान केंद्र सरकार के द्वारा मिला है कि आप अपने स्तर पर जो विधिक बदलाव करना चाहें कर लें, लेकिन नए एक्ट पर ही अब आप दिशा निर्देश जारी करें। क्यों? जो भी न्याय निर्णय होगा वो नए कानून के तहत ही होगा। यानी सुओ मोटो कानूनन 1 जुलाई 2024 के बाद विज्ञापित होने वाली किसी भी वैकेंसी में अनिवार्य रूप से नए सिलेबस को इंक्लूड करने की विधितः बाध्यता पैदा हो गई है। आप लोग कानून के जानकार लोग हैं तो आप लोग लचर व्यवहार मत रखिएगा, तैयारी पूरी रखिए। और ये तैयारी कोई भगवान राम के अयोध्या धाम में 14 कोसी परिक्रमा नहीं है कि पहली बार करने जा रहे हैं तो हाथ पांव फूल जाएगा ना। 3 एक्ट है और केवल धारा का क्रमांक बदला हुआ है। तैयारी कर लीजिए, पुराना वाला फेंकना मत। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे पास बार बार फ़ोन करने से भी बचिए, हम बहुत हमारा बिजी शेड्यूल रहता है। झारखंड जुडिशरी के बच्चों को ईमानदारी से 100 क्वेश्चन देना हाथ से लिख कर खिलवाड़ नहीं है। हमारे ही पेपर को लेकर के बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मुझे पता है, और बहुत संस्थाओं ने देखा होगा कैसे करा रहे हैं सर। दम है तो लिख के दिखाओ ना। कोई भी संस्था को मैं खुली चैलेंज करता हूं, आप टाइप करवा दे सकते हैं, कहीं का फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हाथ से लिख करके वो पेपर, तो मुझे मेरे कहने का मतलब मेरा समय जाता है ईमानदारी से करने की वजह से। जिसको बहुत सारे लोग जो सातिर दिमाग के हैं बेवकूफ मानेंगे, उल्लू है, ये ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे भी कहने वाले लोग होंगे। और आप लोगों को मैं ये भी देखता हूं, जैसे मैं वो अपने उन बच्चों को भी कहूंगा जो हमारी स्टेट सीरीज से जुड़े हैं, उन्होंने अपने स्वयं से इस बात के लिए आश्चर्य नहीं प्रकट किया कि 45 पेज 48 पेज की कॉपी आपने हाथ से लिखी कैसे। इतना आप अपने काम के प्रति इतना पेशेवर मत हो जाइए, थोड़ा कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ नहीं कि बस मतलब के यार बाकी थूक दिया, यूज एंड थ्रो। ये सफलता की निशानी नहीं, ये मानवीय पहलू नहीं है, नैतिकता के ये गुण नहीं होते। हम इस माध्यम से आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे व्यस्ततम टाइम में इसके लिए बार बार फ़ोन करने से बचें। और किसी भी संस्था से, किसी भी व्यक्ति से अगर आप टीचिंग करते हैं तो उस संस्था को डिस्टर्ब ना करें। चीज़ों को तार्किक विधिक ढंग से समझ लें एक बार, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसीलिए आज का वीडियो इन्हीं सब कन्फ्यूजन को जड़ से ख़त्म करने के लिए बोल रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद तमाम यूट्यूब वाले वीडियो, अभी तक कोई वीडियो यूट्यूब पे तो ऐसा मौजूद है नहीं, लेकिन उसके पहले एक रूमर खूब क्रिएट किया गया कि अब नए से ही होगा और नए पर क्लासेज भी स्टार्ट की गई। उन लोगों के लिए वो बातें तब थी जब नवंबर दिसंबर चल रहा था, अब तो फरवरी चल रही है। तो अभी भी अगर आपकी यूपीजे और यूपी एपीओ की वैकेंसी, जैसा कि आने वाले समय में चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, ये भी विधिक बातें हैं, अगर इसके पूर्व यानी चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व कमीशन नोटिफाइड नहीं करता है तो ये तय मानिए कि वो फिर चुनाव के बाद ही कर सकता है। यानी अभी भी इसकी पुरजोर संभावना बनी हुई है, कम से कम एपीओ के संदर्भ में तो बनी है, लेकिन उसके साथ काले बादल हैं। अब इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, बार बार पूछिए नहीं। काले बादल क्या है? यूपी एपीओ की ज्वाइनिंग लटकाए रखी हुई है स्टेट गवर्नमेंट। अगर उनकी ज्वाइनिंग होती नहीं है तो उससे संदर्भित वेटिंग लिस्ट की जो संभावना बनती है वो भी लटकी पड़ी हुई है। हालांकि वेटिंग लिस्ट का आना वैकेंसी के आने से बाधा नहीं प्राप्त करता, लेकिन ज्वाइनिंग बाधा प्राप्त करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कितनी सीटें बची, कितनी सीटें रहीं। तो उसके ज्वाइनिंग के वेट के चक्कर में आप इस समय यह भी देख रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं, आरओ ने इतना बड़ा मसला ले लिया है और 17 तारीख को पीसीएस है। तो कोई माई का लाल या कोई भी लॉजिक ही नहीं काम करता जो आपको 17 मार्च के पहले किसी भी प्रकार का विज्ञापन आप लोगों के पक्ष में दे दे, कदापि नहीं। कमीशन एक ऐसे हलाहल में फंस गया है जिसकी उम्मीद उससे खुद नहीं थी। वो समझ रहा था कि सारे एग्जाम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, 17 मार्च को हम पीसीएस करवा लेंगे, शायद उसके बाद आपकी तरफ मुड़ता।
अब आपके ऊपर एक तो घने बादल एपीओ की ज्वाइनिंग पे हैं, उसका क्या कारण है वो तो विभाजन निदेशालय बता सकता है, लेकिन उसके निराकरण के तुरंत बाद होगा तो ही। योगी जी ने एक मसला तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन एपीओ पुलिस भर्ती की परीक्षा निरस्त होने के बाद इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जिस तरीके से आरओ के विद्यार्थी जमकर मूवमेंट कर रहे हैं और उनके पास एविडेंस है, इस बात की 99% संभावना है कि वो भी परीक्षा निरस्त हो जाएगी। तो क्या वो तुरंत हो जाएगी? नहीं। आप जानते हैं 17 मार्च को पीसीएस है, 17 मार्च से आप टोटल करिए, क्योंकि फैसला जो आएगा मार्च में ही आएगा। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो है 24 तारीख, और इस समय नहीं 25 हो गई है, 12:15 हो रहे हैं, 25 तारीख हो गई। और ये खुद आज के यानी 24 तारीख को दिए गए जो प्रदेश सरकार के विशेष सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, जो सर जो प्रयागराज के कमिश्नर रह चुके हैं, कभी मेला प्रभारी रह चुके हैं कभी 2012 में, उनके निर्गत आदेशों से पता, वही देवेश चतुर्वेदी का साइन था उच्चतर न्यायिक सेवा के उस पर प्रस्ताव पर। उनके साइन से क्या आया कि हम आपको 27 तारीख तक एविडेंस देने की समय सीमा निर्धारित करते हैं, जो पहले 2 मार्च थी। बच्चों का दबाव बना कि हम इतना समय बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो 2 मार्च के बजाय 27 फरवरी का समय दिया है। यानी आज है 25, 26, 27, यानी 27 तारीख के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट कोई इस पर निर्णय लेगी, क्या कि आरओ रद्द हो या नहीं। संभावना 99% है। तो अगर ये रद्द हो जाती है तो आप खुद सोचिए, जो डेट आगे आरक्षित है जिसमें इस बात की संभावना है जेएपीओ का प्री हो सकता है, उसके लिए कमीशन को स्पेशली कुछ सोचना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाओं का लोड उधर से निपटाना चाह रहा था उधर वो लोड बढ़ रहा है नया। हाँ, अगर वो बगैर लीक कराए पीसीएस करा ले गया तो समझ जाइए कि आप लोगों का थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। और अगर कहीं पीसीएस भी इसी झमेले में फंस गया तब ये जान जाइए कि बड़े संकट की घंटी है। बड़े संकट की घंटी ये है, फिर जे और एपीओ की वैकेंसी कोई ठीक नहीं। आप लोगों को इन तीनों नई संहिताओं के साथ बदल कर 1 जुलाई 2024 के बाद तुरंत नहीं आ पाएगी, तब ये नवंबर दिसंबर ले लेगी और 2025 के सेशन में चली जाएगी। यह भी मैं आज ही कह रहा हूं और बगैर लाग लपेट के कह रहा हूं। यानी आप लोगों के पक्ष में चीजें तब घटित होनी शुरू होंगी 26 मार्च का समय बीत जाएगा, तब तक पीसीएस हो जाएगा। आरओ के बारे में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मार्च या हद 5 मार्च तक क्लियर हो जाएगा रद्द होगा कि नहीं। और आपके अभियोजन निदेशालय के निर्णय के संदर्भ में जो बातें हैं, इसी 26 मार्च के बीच में ही ये पता चल जाएगा कि एपीओ की ज्वाइनिंग कब से है। अगर ज्वाइनिंग का मसला उनका हल हो गया तो आपके नई वैकेंसी 118 सीट समथिंग आने की संभावना बिल्कुल जो प्रबल बनी हुई है वो खुल जाएगी। भगवान करे कि 1 जुलाई 2024 के पहले कम से कम एपीओ को तो गजट ही कर दे कमीशन। अगर कर देता है तो यह क्लियर कह रहा हूं कि 1 जुलाई 2024 के पहले अगर विज्ञापन आया तो ये पुराने लॉ पर ही होगा। और 1 जुलाई के बाद आने पर भी स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रस्ताव पास नहीं करती है, विषय में सिलेबस में बदलाव का प्रस्ताव पास नहीं कर पाती है, तो भी कमीशन इस बात के लिए स्वतंत्र है कि अध्याचन अगर उसके पास आ गया है तो वो नोटिफिकेशन पुराने सिलेबस पर निकाल देगा। जैसे राजस्व संहिता एक कानून है जो आप जानते हैं पेपर 3 का हिस्सा है, 2016 में लागू हुआ, लेकिन वह उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा में और यूपी जडे की जगह पर वो रिप्लेस हुआ 2016 में ही, लेकिन 2018 की जुडिशरी में लोअर में जूनियर डिवीजन में लागू हो पाया 2 साल बाद। ऐसे ही उच्चतर न्यायिक सेवा में 2018 का फर्स्ट पार्ट हो गया यूपी जडे के आधार पर, सेकंड में जाकर ये लगा पाए। यानी कानून पास हुआ 16 में और व्यवहारिक रूप से वो लागू हो पाया 18 में। वह बात अगर ध्यान में देखें और उसी की संभावना भी बनती है तो ये तय मान के चलिए कि भले से 1 जुलाई 2024 को कानून लागू हो गया है, फिर भी आपसे सिलेबस में 2024 के सेशन में जो मैं शुरू से कह रहा हूं, एक व्यवहारिक बाध्यता है, कानूनी नहीं, व्यवहारिक बाध्यता है कि यह पुराने कानून पर ही चलता रहेगा। मैं आज की वीडियो में कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहता जिस पे आपके प्रश्न बने। आप खुद इन सब चीजों को समझने में सक्षम हैं
और अगर हमारे वीडियो में कही गई बातों को आप ईमानदारी से सुनेंगे तो आप उसके हर पहलू को खुद समझ जाएंगे। इसलिए उसको लेके सबसे मूल बात वो बदलाव वाली चीज, जैसे एक और संशय खत्म कर दूं, आप एग्जाम में चाहे नया ही आए, सॉरी चाहे पुराना ही आए, तब भी अगर नए के बारे में लिखते हैं तो पाप नहीं करते हैं। आपकी ये जानकारी का एक करंट नॉलेज माना जाएगा, क्योंकि झूठ नहीं लिख रहे आप। और अगर इत्तेफाक से नया नए साल में, ये तब संभव है जब अक्टूबर नवंबर के बाद आपको प्री देना पड़े, ये तब जब बहुत फुर्ती दिखाए विधायिका। अन्यथा यही है कि 2024 के सेशन में होने वाली कोई भी परीक्षा अगर अतिरिक्त फुर्ती स्फूर्ति विधायिका और उच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिखाई जाती है तो 1 जुलाई 2024 के बाद विज्ञापित पदों में भी कम से कम 2024 के सेशन में कोई भी परीक्षा पुराने सिलेबस पर ही होगी। हाँ, अगर वो चुस्ती दिखाई जाती है, जैसा कि उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए दिखाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन का काम होता है, तो ये अगर कर दिया गया तो एक क्लियर कट जानिए कि फिर ये तीनों जो अधिनियम हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन बगैर इतना प्रोसेस के गुजरे हवाई नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये महत्वपूर्ण सूचना है, मैं इस पे थंबनेल भी लगाऊंगा कि जो ये तीनों अधिनियम की प्रवर्तनकारी तिथि आई है इसके बाद क्या वस्तु स्थिति है। झारखंड टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, हमने 2 टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, तीसरा कल है, कुल 10 टेस्ट का आयोजन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, झारखंड जा रहे हैं, तैयारी आपकी अच्छी है, तो अपने तैयारी को आकलित करने के लिए अपनी तैयारी जो पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं, रिवीजन आपका चल रहा है, उसमें आप कितने परिपक्व हो चुके हैं, किस लेवल की आपकी तैयारी है, वो जांचने परखने के लिए इस वीडियो में लाइव मैं उन सभी अधिवक्ता साथियों को जो हमारे झारखंड न्यायिक सेवा की टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं उनको भी, जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी, या जो केवल सुन रहे हैं तीनों को भी ये साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज चाहे प्री या मेन उसके प्रश्नों के हूबहू एग्जाम में आने की गारंटी नहीं देता। यह बात मैं सिर्फ बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि गिरी सर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसी में से सारे सवाल आ जाएंगे, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। हाँ, इस बात का जरूर मैं अपना एक पक्ष रखता हूं कि हमारे टेस्ट सीरीज के स्तरीय प्रश्नों को हल करने का अर्थ होगा कि जितने परसेंटेज रेशियो में आप यहां अंक पाएंगे, एक पक्का मान के चलिए फाइनल आंसर की जब झारखंड कमीशन जारी करेगा आपके नंबर उसी के आसपास होंगे। यानी आपको वहां जाने के पहले 10 बार मैं मौका दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को सचेत ढंग से दुरुस्त कर लें, गारंटी नहीं, किसी काल में नहीं। ठीक है, एक प्रायोगिक पहलू है जो आप घर बैठे नहीं कर सकते, वो मेहनत के एक प्रारूप को हमने आप तक पहुंचाया है। चुस्ती दुरुस्ती, चुस्ती और सुस्ती दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर चुस्ती है आपके तैयारी में तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर आप प्रपंची टाइप के व्यक्ति हैं, आप नेतागिरी झाड़ते हैं, आपको पढ़ना नहीं है बाकी सब करना है, तो पहली बात हमसे जुड़े ही नहीं। लेकिन अगर जुड़ जाएंगे, प्रश्न पत्र ले लेंगे, प्रश्न पत्र ले जाकर के अचार डालेंगे, डालिए, सफलता नहीं मिलेगी। साफ शब्दों में कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों से पाले में पड़ा हूं जिनसे मैं रोज झेलता हूं, लेकिन यह जानता हूं कि यह स्वाभाविक पहलू है। बचपन में जब 6-7 क्लास में पढ़ता था तब भी मान लीजिए 50 लड़के क्लास में होते थे, 2-4 पढ़ने वाले होते थे, बाकी फटीचर। आज भी मैं उनको नजर उठा के देखता हूं, हालांकि मुझे सक्सेस नहीं मिल पाई, हाई कोर्ट का अधिवक्ता कोई पद नहीं है, लेकिन यह जरूर महसूस करता हूं कि जैसे वो फटे हाल थे, कोई पंचर बना रहा है, कोई 4 बच्चे पैदा करके तरकारी बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबकी जिंदगी झंड छोटा शब्द है, खस्ता हाल है। वो उसी समय लगता था जब 6-7 में पढ़ते थे। उनकी रेंज, उनकी ऊर्जा, जो समय अपना मोबाइल पर, बकवास में, कहीं भी, इस आप उम्र अवस्था अपनी देखिए, अगर आपका समय पढ़ने के सिवाय अन्यत्र कामों में जाता है, या आपको ऐसे लगता है बोरियत महसूस होती, जैसे किताब खोलते हैं तो आपको बोरियत, आपको पढ़ा नहीं जाता आपसे, आपके ऊपर काल सवार है प्रारब्ध का, गारंटी है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके विपरीत जिसको सफलता पानी है वो पूर्व का अध्ययन
बीच बीच में परिस्थिति में भी फंसा होगा तब भी वो सफलता पाएगा, लेकिन उसकी तैयारी का लेवल इतना स्तर है कि वो 70% मेंटेन किए हुए है। 70% नंबर लाना ही होगा, क्योंकि विदाउट माइनस मार्किंग के चाहे यूपी एचजीएस का पेपर हो, चाहे झारखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन का पेपर हो, दोनों में कहीं भी अगर माइनस मार्किंग नहीं है और मैक्सिमम मार्क उसका 100 है तो 70% नंबर लाना ही होगा। ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि अनदर स्टेट में जाएंगे तो चाहे आप रिजर्वेशन कोटे का फायदा अपने स्टेट में जो उठाते हैं वहां उठा नहीं सकते, और अगर जनरल कोटे की भी हैं तो भी अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा पाते रहे हैं अपने स्टेट में तो अनदर स्टेट में आप जनरल होके जाएंगे तो वहां ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, वहां के जनरल वासी को मिलेगा। ये भ्रम मत दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो आपको टक्कर झारखंड से लेनी पड़ेगी। झारखंड के बच्चे क्या नहीं पढ़ रहे हैं, वहां भी कोचिंग संस्थान है, वहां भी टीचर्स हैं, वो पूरी ताकत लगाएंगे। जो उनकी सीट है वही नहीं जो आप ले सकते हैं, जैसे उच्चतर न्यायिक सेवा 2020 के टॉपर मंजुला भलोटिया यहाँ की रहने वाली थोड़े हैं। सेकंड काफी बच्चे उसमें जो 31 हुए थे उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ यूपी हैं। क्या यूपी के बच्चों में दम नहीं था? इसका मतलब ये नहीं कि अनदर स्टेट के बच्चे निकम्मे हैं, नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि आपको सर्वोच्च ढंग से पढ़ के जाना पड़ेगा और उसके लिए किसी प्रकार की सुस्ती आपका मटिया मेट कर देगी। तो एक बात आज की वीडियो से निष्कर्षता निकली, जहां मैं अपना वीडियो बंद करूंगा, कि इसको लेके पैनिक ना हो, अरे अब क्या होगा, गाली दीजिए होम मिनिस्टर को, गाली दीजिए भारत सरकार को, या उस पर कोसिए कि कैसे बदल दिया, इसे क्या मिला। उसके आपके बकबक करने से कुछ नहीं होगा। जो बदल गया है उसको स्वीकार कीजिए और उसमें ऊर्जा ये लगाइए कि कैसे उससे निपट सकते हैं। निपटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने शुरुआत में ही करीब 15 मिनट इस पर बोला है, दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। ये बहुत सारगर्भिक बातें हैं। जो नया लड़का हो, जिसके बारे में भी जानकारी विशेष ना हो, वहां तक भी इस आज वाले वीडियो को मैं शेयर करने की इजाजत आपको देता हूं। और जो परिपक्व है वो तो खुद ही देख लेगा, वो जरूरी समझेगा कौन इतना देर बतियाए, सर जी ने आधा घंटा समझाया है यही फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर भी यहां स्पष्ट कर दूं, ये फॉरवर्ड या शेयर कराने का मकसद सब्सक्राइबर बढ़वाना नहीं, लोकप्रियता पाना नहीं, ना ही मेरा कोई भी सीरीज का कार्यक्रम या क्लास पैसा कमाना या धन्ना सेठ बनना है। इसीलिए जितने दिन, जितने सेकंड, जितने पल, जितने समय यहां पर मैं हूं, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के सौजन्य से हूं। मुझे उन यूट्यूबरों में मत काउंट करना जिनका उद्देश्य ये पेशेवर पेशा है, जो इसके सहारे 5 सितारा होटल बनाना चाहते हैं, नहीं। इसीलिए मैं बख्शता नहीं किसी को, चाहे जो हो अपने आप को, किसी कीमत पर नहीं। इसलिए हमारे पास मैसेज व्हाट्सएप का कर सकते हैं, अगर मुझे समय मिला तो व्हाट्सएप पे मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन इस संदर्भ में कोई प्रश्न जवाब मुझे कॉल मत करना आप लोग। अगर हमारे इन सब कार्यक्रमों में, जैसे झारखंड जुडिशरी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे, या बिहार एचजीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, संडे को उसका 13वां टेस्ट सीआरपीसी के फर्स्ट पार्ट पे होना है और संडे आज लगी गया है, आज की डेट पे शाम को 8 बजे पेपर होगा, इससे जुड़ना है। या यूपी में अगर आप मुतमईन हैं कि आपको कोई झंझट नहीं है, प्री होगा, आपको प्री की सीरीज ज्वाइन करनी है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं और इन कार्यक्रमों से लाभ लेकर के सफलता की गारंटी नहीं, अपने अध्ययन के स्तर को आंक सकते हैं। मैं इसलिए निर्विवाद रूप से क्लियर कट बोलता हूं, चुभे चाहे जितना, गुस्से में आकर हमारा चैनल में अनसब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं फेंकू प्रवृत्ति अपना नहीं अपनाना चाहता। मैं वो मुगालते में नहीं आपको रखना चाहता कि आप बाद में शिकायत करें कि कह तो रहे थे ये हुआ, ये ढिपोंग रचा रिपीटेड का, ढिपोंग रचा केवल बस उसका, और सार दिखाया कि हम बस हमारे पढ़ाने से ही, संख्या छुआ देने से ही सिलेक्शन होता है ना। ये तो वो चैनल है कि सक्सेस आप पा जाएं, हमारा नाम तक न लें। हाँ, और जिसका ले रहे हैं लें, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे खुद पता चल जाएगा, मेरे आप सामने पड़ जाएंगे, कभी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। मैं ना आप खुद से ही नहीं जब इजाजत देता तो मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। आप हमारे सामने ही किसी दूसरे कोचर से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें तहे दिल से, मुझे इससे फर्क नहीं।
मैं उसके बिसात पे जिंदा नहीं हूँ। परमात्मा हमें किस कार्य के लिए यहाँ रखे हुए परमात्मा जाने, उसी के निमित्त मानकर अपना काम ये प्रेम पूर्वक करता हूँ। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों के देखने, आप लोगों के स्नेह प्यार से ही ये गतिमान है, और आप में बैठा परमात्मा शायद यही चाह रहा है। आज की बात पूरी हो गई। कल नए वीडियो में नए किसी टर्मिनोलॉजी पर कोई अगर इंफॉर्मेशन आती है, वैकेंसी की सूचना होती है, घटनाक्रम जो भी बदलता है, उस पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को हमारा जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।